Hello friends, I am Alka Sharma, Assistant Professor, Department of Physics from Podar International College, Jaipur. Today I am going to explain about interference. It's useful for BSc first year. So let's start. Firstly हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरफेरेंस का अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे. सो इंटरफेरेंस क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम द टू करेंट सोर्सेज इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. सो बेसिकली इस पूरी फिनोमिनन में या डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है टू करेंट सोर्सेज. ठीक है, दो करेंट सोर्सेज का क्या मतलब होता है? करेंट सोर्सेज क्या होते हैं कि अगर किसी भी करेंट सोर्स से एक या दो वेव्स निकल रही है, वो उनकी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए दोनों वेव्स की, और ना उनके फेज डिफरेंस होना चाहिए. उनके अंदर फेज डिफरेंस बिल्कुल माइनर स्मॉल या नेग्लिजिबल होना चाहिए. वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए. तो अगर इंटरफेरेंस का फिनोमिना हमको देखना है तो सबसे पहले करेंट सोर्सेज होने चाहिए अपने पास. फिर अपन देखते हैं कि जो लाइट वेव्स इमिट होती है करेंट सोर्स के थ्रू, वो सुपर इम्पोज होती है. सुपर इम्पोज मतलब एक वेव दूसरे वेव के साथ एडिशनल, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है. ठीक है, इम्पोज हो जाता है. ठीक है, इसे बोलते हैं सुपर पोजिशन, या इंटेंसिटीज़ ऐड हो जाती है उनकी. ठीक है, कि जैसे सुपर पोजिशन थ्योरम अपन जानते हैं, इंटेंसिटीज़ ऐड कर देते हैं, एम्पलीट्यूड को ऐड कर देता है, तो सुपर पोजिशन होता है. और सुपर पोजिशन होने के बाद उनकी एनर्जीज जो थी उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है. इंटरफेरेंस टू टाइप्स के अपन देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है कि इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ईदर इंडिविजुअल वेव. जो अपन फर्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं, डायग्राम फिगर 2 अपन देख रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपन देख रहे हैं, दो इंडिविजुअल वेव है, दोनों इनिशियली ए डब्ल्यू डैश, दोनों इंडिविजुअल वेव क्या हो रही है? सुपर इम्पोज होती है. ठीक है, और सुपर इम्पोज होने के बाद रिजल्टेंट वेव अपन को क्या मिल रही है? ए आर. और डायग्राम से क्लियरली अपन को समझ में आ रहा है ए आर का जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों इंडिविजुअल वेव से क्या है? ज़्यादा है. तो कंस्ट्रक्टिव केस मिलेगा, दैट में ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर मिलेगी क्योंकि इंटेंसिटी ऐड हो गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, तो यहाँ जो फ्रिंज मिलेगी आपको ब्राइट मिलेगी. सेकेंड केस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डायग्राम भी हमें यहाँ दिख रहा है. दोनों इंडिविजुअल वेव प्रोपोगेट हो रही है, दोनों इंडिविजुअल वेव प्रोपोगेट होकर एक दूसरे पे क्या कर रही है? सुपर इम्पोज कर रही है, जैसा हमें दिख रहा है डायग्राम में. सुपर इम्पोज करने के बाद जो इनका रिजल्टेंट वेव है उसमें एम्पलीट्यूड देखिए वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन डिस्ट्रक्टिव. तो बेसिकली इसमें जो रिजल्टेंट वेव है वो इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड के कंपेयर में उसका क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है. तो यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत लो हो जाती है, अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल हो जाती है. तो यहाँ पर जो आपकी जो फ्रिंज मिलती है वो डार्क फ्रिंज मिलती है. तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव अपन इंटरफेरेंस देख पाते हैं. सो हम बात करेंगे अब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे आफ्टर इंटरफेरेंस और करेंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद. सो इंटरफेरेंस अपन देख चुके हैं. इंटरफेरेंस में बेसिकली करेंट सोर्सेज की नीड होती है. ठीक है, और इन विच टू वेव्स सुपर इम्पोज टू फ्रॉम ए रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड. जैसा कि मैंने बताया कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लोअर और ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स के केस में ही मिलती है. अब रिजल्टेंट इंटरफेरेंस का पैटर्न क्या होता है वो देखेंगे अपन. द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट फ्रॉम ए विजिबल पैटर्न ऑन ए स्क्रीन. बेसिकली यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट होती है और जो स्क्रीन पे मिलती है वो विजिबल होना चाहिए, तो जिससे अपन को पता चल सके कि डार्क फ्रिंज मिली या ब्राइट फ्रिंज मिली है. द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क पैरेलल बैंड्स कॉल्ड द फ्रिंजेस. बेसिकली जैसे क्या होता है कि इसमें ऑल्टरनेट मिलती है और पैरेलल क्या मिलती है? फ्रिंजेस मिलती है. ठीक है, और डार्क के बाद ब्राइट, ब्राइट के बाद डार्क मिलती है, जैसा कि हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं. इंटरफेरेंस बताया हुआ है पर्पल के थ्रू. तो इसमें जो लाइट प्रोपोगेट हो रही है वो देखो, एक बार इसका इंटेंसिटी कम हो रही है, एक बार इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, एक बार इंटेंसिटी कम हो रही है, एक बार इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ग्राफ इसमें बनाया हुआ है एंगल और इंटेंसिटी के बीच में बनाया हुआ है. ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं किन किन एंगल्स पे तो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और किन किन एंगल्स पे इंटेंसिटी कम हो. जैसे 15 डिग्री 30 डिग्री इन पे इंटेंसिटी क्या हो रही है? सॉरी 15 डिग्री पे इंटेंसिटी आपकी कम हो रही है, देन 30 डिग्री पे आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है. तो इस तरीके से हर एक टाइम पीरियड के बाद आपको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती जाती है, बैंड्स मिलते हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या ऑकर करता है? ब्राइट फ्रिंज को, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड ऐड हो जाते हैं. और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? आपको डार्क फ्रिंजेस मिलती है. ठीक है, तो
ये इस तरीके से क्या होता है, इंटरफेरेंस पूरा पैटर्न होता है। अब बट इसके लिए मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज किस तरीके, इनका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है वो चीज़ अपन देखेंगे। फर्स्ट पैटर्न है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स, तो सेकेंड है डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड्स। तो पहले हम फर्स्ट की बात करेंगे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स, पर उससे पहले हम बात करेंगे कोहेरेंट सोर्सेज की। बात करेंगे पहले कोहेरेंट सोर्स के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। टू वेव्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट सेम फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैंने बताया, और वेव लेंथ एंड आर इन ए फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ओके, बेसिकली फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो वेवलेंथ भी सेम होगी, फेज अगर सेम है तो कांस्टेंट फेज से क्या कांस्टेंट फेज डिफरेंस कुछ आएगा ही नहीं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा, तो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। ठीक है, द सोर्स मस्ट इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट, सेम फ्रीक्वेंसी लाइट। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन लाइट सोर्स मस्ट बी वेरी स्मॉल। ठीक है, पार्ट डिफरेंस जो होता है दो वेव्स के बीच में, लाइट सोर्स के बीच में, उसका या तो नेग्लिजिबल होना चाहिए या फिर बिल्कुल स्मॉल होना चाहिए। ये कंडीशंस है कोहेरेंट सोर्सेज की। अब मैंने ये जैसे बताया लास्ट स्लाइड में कि दो कोहेरेंट सोर्स एज वाई कैन नॉट टू सोर्सेज बिहेव एज ए कोहेरेंट सोर्सेज। दो अलग अलग अगर अपन सोर्स लेते हैं, ठीक है, और दोनों से वेव इमिट कराते हैं, तो वो कभी भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फेज सेम नहीं होगा। इसलिए कभी भी नहीं बोला जा सकता कि दो कोहेरेंट सोर्स अलग अलग हो सकते हैं। एक ही कोहेरेंट सोर्स को दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। और कुछ मेथड है उनके जो अभी अपने पढ़े थे, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ द वेव फ्रंट्स। सो द टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नेवर प्रोड्यूस वेव्स of same phase because each source of light contain infinite number of atoms and the wave which are emitted by them will not be in a phase. So the atom after absorbing energy go to excited state and emit radiation when fall back to the ground state. So basically दो अलग अलग sources से जब wave emit होती है तो because of हर एक सोर्स का नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फेज में हो ये कंपलसरी नहीं है। इसलिए दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स लेके इंटरफेरेंस कभी भी नहीं करवाया जा सकता। एक ही कोहेरेंट सोर्स को दो कोहेरेंट सोर्स में कन्वर्ट करके आप इंटरफेरेंस करवाते हैं। ठीक है, अब वही अपन नेक्स्ट प्रोसीजर देखेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज किस तरीके से बनाए जाते हैं। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं, पहले सस्टेंडेड इंटरफेरेंस की बात करते हैं। So the interference pattern in which dark and bright fringes are positive are fixed on the screen is known the sustained interference. Basically जहाँ positive are fixed, positions are fixed on the screen is known as sustained interference. Sorry, positive नहीं था, positions था। सो द पोजिशंस फिक्स हैं इंटरफेरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस क्या करता है, बेसिकली इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी क्या होती है, जो गैप होता है इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी का वो सेम होता है सबके लिए, सारे फ्रिंजेस के लिए। तो एक के बाद ब्राइट डार्क मिलती रहती है, तो पोजीशन फिक्स्ड होती है, तो उसको अपन बोलते हैं सस्टेन इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर सस्टेन इंटरफेरेंस कब मिलेगा, द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, द टू सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, द टू वेव्स मस्ट ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। ठीक है, नया पॉइंट क्या है यहाँ पर, सेम वेलोसिटी। ठीक है, सस्टेन का होगा, सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स होना और टू सोर्सेज होना इज कंपलसरी, बट अगर वेलोसिटी भी सेम है तो आपका सस्टेन इंटरफेरेंस आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स की। ओके, सो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स क्या होता है और ये क्यों रिक्वायर्ड है। बेसिकली मैंने बताया आपको कि एक सिंगल कोहेरेंट सोर्स हो सकता है, दो सोर्सेज नहीं हो सकते, दो नेचुरल कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। एक कोहेरेंट सोर्स को दो सोर्सेज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रोसीजर होता है, और किसके थ्रू किया जाता है, डिवाइडेड ऑफ वेव फ्रंट्स के थ्रू किया जाता है। सो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स अंडर दिस कैटेगरी द कोहेरेंट सोर्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट organizing from common sources by the employing mirrors, bioprism or lenses. This class of interference require essentially a point source or a narrow slit source. बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, डिवीज़न कैसे किया जाता है वेव फ्रंट्स का, आपको एक पॉइंट सोर्स चाहिए होता है या स्लिट चाहिए होता है, क्योंकि अपन जानते हैं वेव फ्रंट्स या तो पॉइंट सोर्स के थ्रू मिलता है या सिलेंड्रिकल सोर्स के थ्रू मिलता है। तो इनिशियली आपको एक सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक पॉइंट सोर्स के थ्रू वेव फ्रंट्स निकालते हो, उन वेव फ्रंट्स को डिवाइड करके आप क्या कर सकते हो, दो सोर्स बना सकते हो। जैसे कि अपन ने हाइजन प्रिंसिपल के अंदर भी पढ़ के आए कि हाइजन प्रिंसिपल बोलता है कि जब एक पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट्स निकलते हैं और आगे दो स्लिट लगा देते हैं,
जब 2 स्लिट में से वापस वेव फ्रंट्स निकाले जाते हैं तो उन 2 स्लिट्स को अपन सेकेंडरी सोर्स की तरह बोलते हैं। तो एक सोर्स 2 सोर्स में डिवाइड हो जाता है। इस चीज़ को अपन अभी प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, बट ये इनिशियली क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। अब ये ऐसा किस किस के अंदर होता है, एग्जाम्पल्स क्या है? द इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स आर द फ्रेनल बाइप्रिज्म, जो हम देखेंगे अभी, फ्रेनल मिरर्स, लॉयड्स मिरर्स और लेजर्स। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें पॉइंट सोर्स को चेंज किया जाता है। ठीक है, सो मैंने जैसे बताया फ्रेनल बाइप्रिज्म अपन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसमें अपन ये देखेंगे कि एक पॉइंट सोर्स को 2 कोहेरेंट सोर्सेस में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। सो यहाँ हम डायग्राम देख पा रहे हैं, ठीक है, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का भी डायग्राम हम देख पा रहे हैं। ये इसलिए यहाँ पर अपन बता रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर करके देखेंगे। पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखेंगे, फिर उससे अपन फ्रेनल में क्या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिसएडवांटेज थे या क्या कमियां थी जिसको फ्रेनल में सुधारा गया। सो देखो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपना सबका पड़ा हुआ है। अपन यहाँ देख रहे हैं कि ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर इनिशियली एक सोर्स लिया गया है, जैसे वेव फ्रंट्स बताया है, जहाँ कोरेंट लाइट लेजर बताया हुआ है, ठीक है। प्रोपोगेशन हो रही है जिस डायरेक्शन में लाइट का, वो भी बताया हुआ वेव फ्रंट्स का। फिर आप ये देख रहे हो यहाँ 2 स्लिट्स हैं, ठीक है, बैरियर्स विद द डबल स्लिट, ये चीज़ देख रहे हैं हम। तो बैरियर विद डबल स्लिट आप देख रहे हैं, तो जो भी लाइट ऊपर प्रोपोगेशन के थ्रू आ रही है इस डायरेक्शन में, तो इन 2 स्लिट को अपन सेकेंडरी सोर्स मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू क्या होगी, लाइट आगे की ओर इंसिडेंट होगी और वेव फ्रंट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक वेव फ्रंट था, अब देखो इन दोनों स्लिट की वजह से 2 वेव फ्रंट्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कोहेरेंट सोर्स 2 सोर्सेज में डिवाइड हो गया, ठीक है, और यहाँ से 2 वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं। अब इन 2 वेव फ्रंट्स पे अलग अलग जो वेव फ्रंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, ठीक है। जहाँ पर सेम फेज के वेव फ्रंट्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे, वहाँ तो आपको क्रेस्ट मिलेगा, और जहाँ आपकी डिफरेंट इंटेंसिटी या डिफरेंट फेज के वेव फ्रंट्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, वहाँ आपको ट्रॉफ मिलता है। जहाँ आपको क्रेस्ट मिलता है वहाँ इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और जहाँ आपको ट्रॉफ मिलता है वहाँ इंटेंसिटी आपकी कम हो जाती है। जैसा कि अपन इंटरफेरेंस में जानते हैं कि अगर सेम फेज में वेव्स सुपर इम्पोज होती है तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और अगर अपोजिट फेज में वेव्स आपकी सुपर इम्पोज होती है तो वहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या मिलता है, इसके अंदर इंटरफेरेंस मिलता है। और उसके थ्रू अपन स्क्रीन पे क्या देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं कि जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव मिल रहा है, जैसे ब्लैक लाइन्स है ना, डायग्राम में वो कंस्ट्रक्टिव है, तो ब्लैक लाइन्स जहाँ पर भी देखो स्क्रीन पे शो कर रही है रेड रेड रेड, मतलब ब्राइट चीज़ मिल रही है आपको। और जहाँ व्हाइट लाइन्स है वो आपकी डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि इंटेंसिटी कम होगी तो आपको क्या मिल रहा है, डार्क फ्रिंजेस मिल रही है। तो ये क्या हो गया, एक तरह से बैंड हो गया, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आपको पैरेलल कंडीशन के अंदर मिल रही है, ठीक है। तो ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। अब इसके थ्रू अपन देखेंगे फ्रेनल में क्या क्या चेंजेस हुआ। सो फ्रेनल बाइप्रिज्म कैन बी यूज्ड डिटरमाइन द, बेसिकली फ्रेनल को क्या क्या यूज डिटरमाइन करने के लिए काम में लिया जाता है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आपने जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया है उसका लैम्डा फाइंड आउट करते हैं, थिकनेस पता कर लेते हैं अपन, जो भी आप फिल्म या शीट लेते हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर लेते हैं अपन। So a Fresnel prism is a variation on the Young's slit experiment. इसी का variation होता है. The Fresnel biprism consists of 2 thin prism joined their base of form one isosceles triangle. जैसे कि अपन ऊपर डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक आपने प्रिज्म की वो लिया है, प्रिज्म के 2 सरफेस को ऐड करके एक ट्राइंगल बनाया जाता है। ए सिंगल वेव फ्रंट है ना, एक सिंगल वेव फ्रंट आप इनिशियली एक सिंगल सोर्स लेते हो सेंटर में, और उसको इम्पोज करवाते हो प्रिज्म पे, दोनों प्रिज्म के सोर्स हिस्सों पे, ठीक है, डायग्राम में जैसे दिख रहा है। लेफ्ट पोर्शन राइट की तरफ रिफ्रैक्ट होता है और राइट पोर्शन लेफ्ट की तरफ रिफ्रैक्ट होता है। वो अपन डायग्राम में देख भी पा रहे हैं कि सेंटर में सोर्स लिया है, उसको आपने इंसिडेंट कराया प्रिज्म पे। इनिशियली प्रिज्म आप देख रहे हो, प्रिज्म में क्या कर रहा है, अब प्रिज्म पे जो हिस्सा जा रहा है, एक जो इंसिडेंट हो रहा है, एक हिस्सा तो राइट की तरफ जा रहा है, एक हिस्सा लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो जब स्क्रीन पे ऑब्जर्वर देखता है, स्क्रीन पे जब इसका रिजल्ट मिलता है, तो ऑब्जर्वर को ये लगता है कि जो ये रिजल्ट आ रहा है वो 2 इमेजिनरी सोर्स S1 S2 के थ्रू आ रहा है, जबकि 2 इमेजिनरी सोर्सेज होते नहीं, सिर्फ एक यहाँ रियल सोर्स होता है S, ठीक है, बट यहाँ रिफ्रैक्शन पैटर्न राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट में होता है, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो सुपर पोजिशन के थ्रू आपको इंटरफेरेंस ओकर होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि हियर द 2 विर्चुअल सोर्सेज एग्जिस्ट, ठीक है। और इससे क्या होता है, एक सिंगल सोर्स 2 कोहेरेंट सोर्सेज में चेंज हो जाता है। वही चीज़ इसमें बताई हुई है
a single wavefront is imposed on both prism. The left portion of wavefront is refracted right, while the right segment is refracted to left. In the region of superposition, interference occurs as here two virtual sources exist. तो अपन को ऐसा लगता है कि दो सोर्सेज यहाँ पर एग्जिस्ट हुआ है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में हो रहा है, इस वजह से अपन को दो इमेजिनरी या virtual सोर्सेज यहाँ एग्जिस्ट होते हुए दिखाई देते हैं. स्मॉल डी यहाँ पर दोनों सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है, और आपके कैपिटल डी जो बताया जाता है वो आपके स्क्रीन से सोर्स के बीच की डिस्टेंस बताई हुई है. ठीक है, यू आपका बताया हुआ है, यहाँ पर सोर्स से फर्स्ट लेंस की डिस्टेंस बताई हुई है, और वी आपका इमेज की डिस्टेंस आपकी बताई हुई होती है. ठीक है, सो अब बात करें अब फ्रेनल में क्या चेंजेस हुआ कि जो यंग्स में, क्योंकि ये चीज़ तो अपन यंग्स में भी कर रहे थे, पर यंग्स में क्या डिसएडवांटेज थे कि फ्रेनल अपन ने देखा टू कोहेरेंट सोर्स डिवाइड करने के लिए, या वेव फ्रंट्स को डिवाइड किया अपन ने जो प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रहे थे. For the Young's slit experiment, we must approximate that the slit acts as a point source. ठीक है, अपन देख रहे हैं point source की तरह behave कर रहा था. This, however, is not the case since slit have finite width. This finite size of the secondary slit give rise the unwanted diffraction effect which causes errors. बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, स्लिट्स लेते हैं, और स्लिट की वजह से क्या होता है, उनकी विड्थ की वजह से इसमें जब आप इंसिडेंट करते हो इंटरफेरेंस के साथ साथ, क्योंकि डिफ्रैक्शन अपन जानते हैं कि एजेस से क्या होता है, लाइट को क्या कर देता है, बेंड कर देता है. तो ये स्लिट की जो एजेस है वहाँ से लाइट को क्या कर देता है, हल्का सा बेंड कर देता है. तो जो अनवांटेड डिफ्रैक्शन है यंग डबल स्लिट में वो भी ऑकर हो जाता है, जो एक एरर की तरह काम करता है यहाँ पर, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक साथ रिजल्ट देखना बहुत मुश्किल होता है. दिस फ्रेनल, सो इसको ओवरकम करने के लिए द फ्रेनल बाइप्रिज्म ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ द एक्सटेंडेड सेकेंडरी स्लिट बाय रिप्लेसिंग देम विथ रिचुअल स्लिट विच आर पॉइंट लाइक. बेसिकली वहाँ एक्चुअल स्लिट्स लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है, रिचुअल स्लिट्स लेते हैं. एज दिस एक्सपेरिमेंट इज एनालॉग्स टू यंग स्लिट, the formula below holds that with the minor expectation that D cannot be measured directly since two slits are purely virtual. ठीक है, so D is the determined by placing a converging lens between the biprism and the screen and the forming real image of the virtual. बेसिकली ये क्या बताया गया है कि अगर D निकालना चाहते हो स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और बिकॉज यहाँ पर विचुअल सोर्सेज है तो उसको डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक और क्या करना पड़ता है, लेंस L2 कहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, आपको बाई प्रिज्म और कन्वर्जिंग लेंस के बीच में एक और क्या लेना पड़ता है, लेंस लेना पड़ता है. वो लेंस आपका क्या करता है, रियल और विचुअल इमेज को अलग अलग करता है. ठीक है, वहाँ पर करने के लिए तो आप यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं. D1 डिस्टेंस और D और इक्वल्स टू V/V है, और D2 आपने डबल दूसरी डिस्टेंस ले लिए, दो लेंसेज ले लिए, तो D2/D और यहाँ V' और U' आपका फॉर्मूला डिफाइन किया जाता है. तो इस तरीके से आपका फ्रेनल बाइप्रिज्म के थ्रू अपन निकाल लेते हैं कंडीशंस, है ना. अब बेसिकली फ्रेनल बाइप्रिज्म के थ्रू अपन को सिर्फ यहाँ ये समझना है कि वेव फ्रंट्स का डिवीजन कैसे होता है, और जो कि अपन बहुत क्लियरली समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर वेव फ्रंट्स का जो डिवीजन होता है वो विचुअल स्लिट्स या विचुअल सोर्सेज के थ्रू अपन देख पाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से बात करते हैं. अब बात कर रहे थे अपन थिकनेस किस तरीके से निकाला जाता है, या अपन अगर थिन फिल्म की थिकनेस कैसे निकालेंगे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड अपन डेरिवेटिव देखते हैं कि डिटरमाइन ऑफ थिकनेस ऑफ थिन फिल्म. ठीक है, सो डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म मिका ले सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट डायग्राम हम अपन यहाँ देख रहे हैं S1 S2 दो सोर्सेज हैं. ठीक है, और आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक स्लिट लगा दी बीच में, और यहाँ पर जो सोर्सेज है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज लिए गए. सो द मोनोक्रोमेटिक सोर्सेज रिप्लेस्ड बाय द वाइट लाइट सोर्स. जो अपन मोनोक्रोमेटिक ले रहे थे अब सिंपली वाइट लाइट सोर्स ले रहे हैं. द पोजिशन ऑफ दिस सेंटर वाइट फ्रिंजेस रिकॉर्डेड बाय द फोकसिंग द क्रॉस वायर ऑफ द आई पीस ऑन इट एंड टेकिंग दिस रीडिंग ऑफ माइक्रोमीटर स्केल. बेसिकली हम विदाउट स्लिट की बात करें, अगर सिंपल अगर बीच में कोई स्लिट नहीं लगी हुई है तो S1 और S2 से जो लाइट इंसिडेंट होगी वो आपके सेंटर पे जाके मैक्सिमा सेंटर पे आपको क्या मिल जाएगा, इंटेंसिटी मिल जाती है मैक्सिमम, या आप मैक्सिमम तो नहीं क्योंकि मैक्सिमम डिफ्रैक्शन में देखते हैं पर इंटेंसिटी आपको यहाँ मिल जाती है. ठीक है, तो और यहाँ पर अपन डायरेक्टली यहाँ पर क्योंकि पार्ट डिफरेंस सेम है S1 S2 का किसी भी सेंटर पॉइंट पे पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, आप माइक्रोमीटर स्केल से यहाँ पर नोट कर लेते हो. ठीक है, फ्रिंजेस को.
बट अगर मीका शीट इंट्रोड्यूस कर दी जाए एक सोर्स के बीच में, एक सोर्स के पाथ के बीच में, जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है, S1 सोर्स अलग जा रहा है, S2 सोर्स अलग जा रहा है, S1 सोर्स के बीच में हमने थिकनेस की क्या लगा दी, क्या लगा दी, शीट लगा दी है, T थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So by doing it, the one of wave transfer an extra optical path and the path difference between the two waves is not same, and entire fringes pattern shifts. The central white fringe is now shifted to another position of cross wire if S is the shift is the position white fringe and B the refractive index of mica sheet, mu is the refractive index of mica sheet, थिकनेस टी ऑफ द मिका शीट इज द गिवन बाय, वो अपन आगे देखेंगे. तो बेसिकली इसमें क्या बता रहे हैं कि अगर मैं टी थिकनेस के इंट्रोड्यूस कर दूँ तो S1 से P पॉइंट तक पहुंचने का पाथ और S2 से P तक पहुंचने का पाथ डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, इस वजह से जो अपना जो P पॉइंट जहाँ पहले सेंटर पे था वो कितना शिफ्ट हो गया, ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया. ठीक है, और इसी चीज़ को अपन इस दूसरे डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि देखो अब शिफ्ट होने के बाद कंस्ट्रक्टिव मिलेगी या डिस्ट्रक्टिव मिलेगी, किस पे डिपेंड करेगा. अभी सेंटर पे था पहले तो, ठीक है, अब P पॉइंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया. अब शिफ्ट होने के बाद भी ये कैसे कंफर्म करोगे कि डिस्ट्रक्टिव मिलेगा या कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. तो अपन फर्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो दो वेव्स अलग अलग सोर्स से जा रही है, तो देखो फेज में है, इनिशियली अपन देख पा रहे हैं फेज में है, वो प्रोपोगेट हो रही है, और लास्ट के पॉइंट पे देखो फर्स्ट केस के अंदर दोनों के लास्ट में जाते जाते फेज क्या हो गए, डिफरेंट हो गए. ठीक है, तो फेज जैसे डिफरेंट होंगे इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और आपको डिस्ट्रक्टिव मिलेगा. वैसे ही बी डायग्राम के अंदर अपन देखेंगे, बी डायग्राम में इनिशियली फेज तो सेम है क्योंकि कोरेंट सोर्स तो लेने ही पड़ेंगे आपको. वहां से आपको लास्ट में देखो P पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है, अब देखो दोनों की फेज सेम है, तो फेज सेम है तो आपको कंस्ट्रक्टिव मिलेगी. तो इस तरीके से शिफ्ट होने के बाद भी ये डिसाइड किया जाता है कि जो पाथ डिफरेंस हुआ है उसके थ्रू वेव्स P पॉइंट पर फेज में पहुंची है या विदाउट फेज में पहुंची है, तो उससे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आपको फ्रिंजेस मिल जाती है. ये डेरिवेशन है जो टाइम रिक्वायर्ड T तक पहुंचने का, S1 से P तक पहुंचने का होता है. ठीक है, क्योंकि पार्ट डिफरेंस किस में आएगा, सिर्फ S1 के बीच में, S1 से P के बीच में ही आपने क्या लगाया है, एक शीट लगाया है, तो जो टाइम चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, S1 P तक का डिस्टेंस माइनस T एक्स्ट्रा थिकनेस आ गई अपॉन लाइट वेलोसिटी. ठीक है, और प्लस उस प्लेट की एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगी T अपॉन V वेलोसिटी. ये बेसिकली डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया एक तरीके से. टाइम अपॉन आपका क्या हो गया, आपका क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ठीक है, सो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो गई है, आपको निकालना है तो आपका S1P माइनस थिकनेस है ये. ठीक है, थिकनेस निकालोगे अपॉन लाइट वेलोसिटी से वेव मूव करिए. ठीक है, क्योंकि पहला जो केस है वो विदाउट प्लेट का है, सेकंड प्लस अब यहाँ प्लेट इंट्रोड्यूस कर दिए T, तो उसकी कंडीशन T अपॉन V होगी. अपन ये जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन म्यू, क्योंकि म्यू यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं V की. वैल्यू मैंने पुट कर दी तो T इक्वल्स टू क्या हो गया, ये कंडीशन आ गई S1P प्लस T म्यू माइनस 1C. ओके, अब बात करें हेंस द इक्विवेलेंट पाथ दैट इज कवर्ड बाय लाइट इन एयर. ठीक है, सो S1P, ठीक है, पूरा प्लस T म्यू माइनस 1, ये जो पूरा है ऑप्टिकल पाथ है, जो अपन T इक्वल्स टू पाथ अपॉन C, क्योंकि अपन देखते हैं जो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी होता है. वेलोसिटी यहाँ लाइट है तो डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, पाथ क्या हो गया, S1P प्लस T म्यू माइनस 1 हो गया. ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे अपन. ठीक है, अब अपन ये देख रहे हैं थर्ड स्टेप में कि XD अपॉन D माइनस म्यू माइनस 1T आ रहा है. देखो S2P माइनस S21P, ये दोनों पाथ हैं और दोनों मतलब यहाँ पर क्या है, फ्रिंज की थिकनेस है. ठीक है, तो फिर अपन जानते हैं फ्रिंज बीटा इक्वल्स टू XD अपॉन D भी लिखते हैं. ठीक है, तो वहाँ से वैल्यू अपन ने पुट कर दी, म्यू माइनस 1 आ गया, ये आ गया. अगर अपन n फ्रिंज की बात करें तो फर्स्ट फ्रिंज की बात है, तो अपन इसका डिफ्रैक्शन करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, पार्ट डिफरेंस को सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा आपका D, ये टर्म आ जाएगी आपकी अबाउट टर्म से, क्योंकि अपन XD निकालेंगे तो पार्ट डिफरेंस निकल जाएगा. और अपन जानते हैं कि अपनी जो विड्थ होती है वो क्या होती है, बीटा इक्वल्स टू कैपिटल D स्क्रीन से सोर्स की डिस्टेंस, स्मॉल d दोनों सोर्सेज की डिस्टेंस, और T वहाँ पर क्या, लेमडा यहाँ पर क्या होता है, वेवलेंथ होता है. वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, डेल एक्स निकाल सकते हैं. तो इस तरीके से अपन लैम्डा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ अपने थिकनेस बीटा भी यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई. ठीक है, विड्थ, और डेल एक्स भी अपन यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, म्यू भी कर सकते हैं. ठीक है, और T भी कर सकते हैं. तो इस फॉर्मूले से अपन सारी कंडीशंस इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं.
ओके तो इस तरीके से अपन फ्रेनेल बायोप्रिज्म के थ्रू मैंने बताया था वेवलेंथ, थिकनेस और आपका क्या बोलते हैं म्यू, सब चीज़ें अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा जो डेरिवेशन है थोड़ा शॉर्ट में है, इसको और आप डीपली कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को, वो आप किसी भी बुक में जब आप 12th की बुक में देखेंगे तो 12th की बुक में आपको उसका कंप्लीट डेरिवेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बीएससी की बात हो रही तो यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है, ठीक है। बाकी आपको एक्स डी अपॉन एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की साइटेशन आपको 12th की बुक के अंदर मिल जाएंगे, अपन यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। ओके, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करें तो इन दिस मेथड द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट बीम इज डिवाइडेड इनटू द 2 और मोर पार्ट्स आइदर बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बेसिकली फर्स्ट अपन पढ़े थे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स, उसमें अपन ने फ्रेनेल बायोप्रिज्म का एग्जांपल देख लिया है। अब जो अपन देखेंगे कि एम्पलीट्यूड के डिवीजन से भी क्या हो रहा है, क्या किया जाता है, कोहेरेंट सोर्सेज बनाए जाते हैं। सो किस तरीके से, इन दिस मेथड द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट बीम इज डिवाइडेड इनटू द 2 और मोर पार्ट्स ईदर बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो thus we have the coherent beam produced by division of amplitude. These beams travel different path and are finally brought together to produce interference. The effect resulting form of the superposition of the two beam are referred to as two beam interference, and those result from superposition of more than two beam are referred as multiple beam interference, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड का डिवीज़न करके अलग अलग पाथ से ट्रैवल करती है वेव्स, कुछ रिफ्लेक्शन के थ्रू कुछ रिफ्रैक्शन के थ्रू करती है, बट फाइनली क्या करती है, सुपर इम्पोज करके इंटरफेरेंस को बताती है। फिर वहाँ अपनी देखते हैं कंस्ट्रक्टिव मिला है या डिस्ट्रक्टिव मिला है। ये किन के अंदर होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं द इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म एग्जाम्पल है, न्यूटन्स रिंग्स है एंड माइकलसन इंटरफेरोमीटर है। और ये अपन नेक्स्ट उसमें बात करेंगे जहाँ अपन इन एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे।